महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और यहाँ महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो प्रचार भी शुरू हो गया। हमारे से इसी बातचीत करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के सांसद है। सर, आप किस तरीके से पूरी महाराष्ट्र की राजनीति, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव है वो अब आ गए, आप किस तरीके से? महाराष्ट्र का यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यह चुनाव एक लंबे अंतराल और ऐतिहासिक परिवर्तनों के बाद आया है। ये भारत की आर्थिक राजधानी का केंद्र मुंबई यहाँ पर है और ये भारत के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद का पहला चुनाव और महाराष्ट्र की इकोनॉमी को 500 बिलियन पार करने के बाद का पहला चुनाव है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार ने जो शानदार विकास के काम किए हैं महाराष्ट्र और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने मिलकर, और जो समाज के हर कमजोर वर्ग को सशक्तिकरण किया है, और तीसरा जो महाराष्ट्र और राष्ट्र को सुरक्षा उपलब्ध कराई है और जिस प्रकार के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाया है, इन चारों दिशाओं में जो शानदार काम किया उसके आधार पे हमें चहुं ओर सफलता मिलेगी। सर, अगर देख रहे तो जिस तरह लोकसभा में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, सिंगल डिजिट में नंबर था, तो आप इस बार ऐसा महाराष्ट्र में क्या करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो डिजिट है वो बढ़ेगा? यह सत्य है कि हमें लोकसभा में आशातीत सफलता नहीं मिली थी, परंतु हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि तब से अब तक इतना बदलाव आ चुका है और वो हकीकत लोगों के समझ में आ चुकी है। और प्रचार और भ्रम जो इंडी गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का था, मुझे लगता है वो नकाब अब चेहरे से उतर चुका। जिसे कहावत होती है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और जो मैंने आपसे कहा कि हमारे द्वारा किए गए विकास के कार्य, हमारे द्वारा किए गए सुरक्षा के कार्य, हमारे द्वारा किए गए सांस्कृतिक गौरव के कार्य, हमारे द्वारा किए गए सामाजिक समरसता के कार्य, ये सारी चीज़ें मिलकर समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिलेगा। जो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सर, अभी आपने जिक्र किया है कि कार्य का, तो कार्य को लेकर जिस तरीके से अगर मुद्दा बनता है तो लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरीके से मुद्दा बन रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से कोई आकर जो है एक नेता के ऊपर गोलीबारी करके जाता है, किस तरीके से? देखिए, वो बहुत गंभीर घटना है और उसके ऊपर सरकार ने उतनी ही गंभीरता, तत्परता और कठोरता के साथ कार्रवाई की है। कई आरोपी पकड़े गए हैं और स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। परंतु जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं उनसे तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो मुंबई है जहाँ 26/11 हो गया था, आकर कोई भी आके मार के चला जाता था और उसके बाद हमारी सरकार कार्रवाई करने की बजाय 9 महीने के बाद, ठीक जुलाई 2009 में शर्मल शेख में पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती थी कि शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवादी घटनाओं से। याद करिए, पुणे में अटैक, नासिक में अटैक, नागपुर में अटैक, लोकल ट्रेन में अटैक। क्या ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं? कम से कम पूरे भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं को पूरी तरीके से नियंत्रित करके जम्मू कश्मीर के 4-5 जिलों तक सीमित करने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। और महाराष्ट्र में भी गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावी जिले में भी पहली बार एक स्टील प्लांट भी स्थापित हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब सुरक्षा को पुष्ट करते हुए विकास के नए मार्ग पर हमारी ये डबल इंजन सरकार ले जाने में सफल हो रही है। सर, कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना का जो स्कीम लॉन्च है, योजना लॉन्च है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा जिस तरीके से वोट बैंक आ सकता है इस बार के चुनाव में आपकी तरफ से? देखिए, हमारी लाडली बहन योजना वोट बैंक से प्रेरित नहीं है, महिलाओं के सशक्तिकरण के वास्तविक भाव से प्रेरित है। मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में जो अपना पहला भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था। वो चुनाव का विषय था क्या? फिर वहां से अगर आप देखें तो मुद्रा योजना में उन्होंने महिलाओं को, महिला सबसे बड़ी लाभार्थी के रूप में उभरी। फिर महिलाओं के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं के साथ साथ आर्मी में पहला कमीशन हमारी सरकार के समय में आया। फिर आपने देखा मध्य प्रदेश में वो योजना लागू होना हो या अन्य राज्यों में होना हो, फिर चाहे महिलाओं के प्रति अत्याचार को लेकर कठोर कानून बनना हो। और सारी बातों से मैं कहूँ, हम चुनावी नफ़े नुकसान पे नहीं तौलते। अगर भारत चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला पहला देश बना तो प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम रखा पॉइंट शिव शक्ति, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो महिला वैज्ञानिक हैं उनका भी योगदान है। अब अगर कोई चांद की उस ऊंचाई की सोच को सियासत की सोच के साथ तौलना चाहे तो मैं सवाल उसकी सोच पर उठाता हूँ। सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र के राजनीति में महाराष्ट्र जिसे मराठा रिजर्वेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है, जिस तरीके से मनोज जारंगे पाटिल जो है अनशन पे बैठे थे, तो कहीं ना कहीं जो है महायुति को कहीं नुकसान तो नहीं देगा? देखिए, उस विषय के ऊपर हमारी सरकार और हमारी पार्टी पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और
समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी सोच और उनकी सोच में ये अंतर है कि हम समाज में सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों का सम्मान और सभी जातियों के उपयुक्त उत्थान को महत्व देते हैं। उनके लिए पहचान, सम्मान, उत्थान नहीं, उन्हें जातियों के बीच में घमासानी उनके लिए मुद्दा है। तो हमारी सोच और इंडी गठबंधन की सोच में ये अंतर है। सर अगर देखा जाए तो इस बार का जो सीएम फेस एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, तो इस बार आप महायुति की तरफ से सीएम फेस कौन रहेगा सर? देखिए, हमारे बारे में तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप देखें तो कल फडणवीस जी ने जिस प्रकार से शिंदे जी की तरफ इशारा किया था, हमारे यहाँ बिल्कुल सामंजस्य है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। हमारे जो तीनों दल हैं उनमें वैसा ही सामंजस्य है जैसे राम, लक्ष्मण और भरत में होता था, और उधर तीन के अंदर के अरमान ये हैं जैसे शुजा, मुहम्मद और दारा में होते थे। आपके अगर दर्शकों को न पता हो तो ये तीनों औरंगजेब के भाई थे, और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री है और आपकी कल्पना में है। तो मैं पुनः जो बात पहले कह चुका हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को आजकल हर बात में जात पूछने की बहुत आदत हो गई है। तो मैं महाविकास अघाड़ी से पूछना चाहता हूँ, आप जात आजकल आप सियासत की बिसात के ऊपर ज्यादा बिछाने लगे हैं। अब ये उसकी परीक्षा है कि मुख्यमंत्री की जात बताइए। महाराष्ट्र राज्य में थोड़ा सा अलग प्रश्न है, जिस तरीके से एआईयूडीएफ की जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो न्यू जो पार्लियामेंट है, जो सांसद है, वो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? यह बहुत गंभीर और विचारणीय मुद्दा है, क्योंकि इसी संसद ने 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में एक ऐसा नियम पारित कर दिया था कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर क्लेम कर देगा ये उसकी मान ली जाएगी। अब जो उस संपत्ति का ओनर है उसके ऊपर यह दारोमदार होगा कि वो साबित करे कि संपत्ति उसकी नहीं है। बताइए, उन्होंने संसद भवन पे दावा ठोक दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी एनडीए की सरकार तो वक्फ बोर्ड एक्ट के बारे में सम्यक विचार करके उसको उसमें संशोधन करना चाहती है। मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन से पूछता हूं कि आपका क्या विचार है। उससे ज्यादा मैं यहाँ शिवसेना यूबीटी से पूछता हूं कि आप बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों के दावे के साथ खड़े हैं या नहीं। अगर नहीं खड़े हैं तो खुल के बोलिए, अगर खड़े हैं तो दिल में देखिए, क्या आप बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का दावा कर सकते हैं? तो ये थे हमारे साथ भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, जिन्होंने बात किया किस तरीके से महाराष्ट्र की जो राजनीति है उस पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु निर्मले के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई।